हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, आज तो इतना टॉपिक है, इस पे बढ़ते हैं आगे। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिए कि पावर शेयरिंग है क्या। उसके बाद समझेंगे कि उसके बाद समझेंगे कि आखिर पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। ठीक है, तो समझिए पावर शेयरिंग क्या है। जब किसी एक के पास ज़्यादा पावर होती है, जब किसी एक कम्युनिटी या कह लीजिए किसी ग्रुप है ना, या किसी गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है, तो उनसे कुछ पावर लेकर अगर किसी दूसरे ग्रुप को शेयर कर दिया जाए या किसी दूसरे गवर्नमेंट को शेयर कर दिया जाए, दिस कॉल्ड पावर शेयरिंग। मीन्स सत्ता का बंटवारा या शक्तियों का बंटवारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो लेट बी सेंट्रल गवर्नमेंट है कहीं की, ठीक है, और उसके पास जितने पावर्स हैं उसके अगर किसी पावर उसके अगर कुछ पावर्स को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को बांट दिया जाए तो ये कहलाएगा पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग में एक बात और ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि एकदम कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल इक्वल हो। अगर कुछ पावर्स को भी शेयर किया जा रहा है तो भी वो कहलाएगा पावर शेयरिंग। सेम है, समझ लीजिए कि एक बच्चा है, उसके टिफिन में 4 रोटी है और सब्जी है और 2 अंडे हैं। उसके एक फ्रेंड ने टिफिन बॉक्स नहीं लाया तो इसने अपनी एक रोटी, एक अंडा और थोड़ी सब्जी से दे दी। तो क्या इसको हम लोग शेयरिंग नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। ठीक वैसे ही जरूरी नहीं है कि एकदम इक्वल इसके साथ शेयर करें। मान लीजिए अगर 2 रोटी दे तो ही इसको शेयरिंग कहेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक वैसे यहाँ पावर्स के साथ भी है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कुछ पावर अगर स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है तो उसको भी पावर शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, पावर शेयरिंग सिर्फ गवर्नमेंट के बीच नहीं होता, अलग अलग कम्युनिटी के बीच भी पावर शेयरिंग होता है। ठीक है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच भी पावर शेयरिंग हो सकता है। और जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बात यह है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो आखिर पावर शेयरिंग करना ही क्यों चाहिए, अब करना क्यों जरूरी है, अगर इसकी बात करें तो पावर शेयरिंग के पीछे मुख्यतः 2 कारण होते हैं। कारण तो कई सारे हैं, ये सारे कारण ही हैं, बट उन कारणों को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक है प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन मतलब, प्रूडेंशियल का मतलब होता है विवेकपूर्ण या सोचा समझा हुआ कारण। तो प्रूडेंशियल रीजन्स में ऐसे कारण शामिल किए जाते हैं जिसका आगे चलकर कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। प्रूडेंशियल रीजन मुख्यतः लाभ पर जोर देता है ना, प्रॉफिट पर जोर देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बच्चा पढ़ाई करता है ना, स्टडी करता है, हायर स्टडीज के लिए मान लीजिए अमेरिका वगैरह जाता है। तो क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके पीछे ये प्रूडेंशियल रीजन है, उसकी सोची समझी हुई उसका सोचा समझा हुआ कारण है कि अगर मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा तो भले अभी कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम में मुझे अच्छी जगह पे जॉब मिल जाएगा, पैसा होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा। तो वो पूरा जोर किस पे दे रहा है? प्रॉफिट पे। तो अगर वो अभी पैसे स्पेंड कर रहा है तो उसके पीछे एक प्रूडेंशियल रीजन है, सोची समझी हुई रणनीति है, सोचा समझा हुआ कारण है कि वो पैसे क्यों खर्च कर रहा है स्टडीज पे, क्योंकि आने वाले टाइम में उसको इसका काफी हाई रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो ये होता है प्रूडेंशियल रीजंस। तो पहले समझते हैं प्रूडेंशियल रीजंस में क्या क्या चीजें हैं। देखिए प्रूडेंशियल रीजन में क्या है, पहला कि इट हैज टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। यस, पावर शेयरिंग का सबसे बड़ा और सबसे कह लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर जहां पर भी पावर शेयरिंग हो रही है वहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है बिल्कुल कम हो जाते हैं। अगर मैं श्रीलंका का केस लेता हूं, ठीक है, यहां 2 मेजर ग्रुप थे, सिंहाला एंड तमिल्स। इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर पावर को शेयर किया ही नहीं गया, पावर शेयरिंग हुआ ही नहीं। जबकि अगर मैं केस लेता हूं बेल्जियम का, तो बेल्जियम में क्या किया गया कि बिटवीन डच एंड फ्रेंच पावर को इक्वली शेयर किया गया है ना, पावर को इक्वली शेयर किया गया और इस वजह से इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट थे भी वो काफी कम हो गए। तो जहां पर पावर शेयरिंग किया गया, यहां पर पावर शेयरिंग की अगर मैं बात करूं तो बेल्जियम में पावर शेयरिंग किया गया बट श्रीलंका में पावर को शेयर नहीं किया गया। तो इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था वो काफी बढ़ गया। ठीक है, तो जहां पर पावर शेयरिंग होता है वहां पर पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है काफी कम हो जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट काफी कम हो जाते हैं बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ठीक,
दूसरा रीजन ये है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लेड टू वायलेंस। यस, देखिए होता क्या है कि जहां भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मींस समाज में, समाज के अलग अलग समुदायों में जहां कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है, वायलेंस क्रिएट होता है, और वायलेंस की वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाती है, राजनीतिक अस्थिरता, मीन्स सरकारें आती जाती रहती हैं, उसमें गिरती पड़ती रहती हैं, सरकार सही ढंग से काम नहीं कर पाती है ना। और इसलिए अगर आप पावर शेयर कर रहे हैं तो क्या होगा कि वायलेंस ना, पावर शेयरिंग अगर आपने किया तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होंगे, और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे तो वायलेंस भी ना के बराबर होगा, और जब वायलेंस नहीं होगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। मींस जो भी सरकार आएगी वो अपना काम ढंग से कर पाएगी, सरकारों में स्थिरता बनी रहेगी, है ना। हर सरकार अपना काम अच्छे ढंग से कर पाएगी। अदरवाइज जहां कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, तो पता चला कि सरकार का पूरा ध्यान वहीं केंद्रित है, सरकार अपना काम ढंग से कर भी नहीं पाएगी, और कई बार सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है ना। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी रहती है जहां वायलेंस वगैरह होता है वहां पर। तो वायलेंस ना हो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, इसलिए जरूरी है कि पावर को शेयर किया जाए, ताकि अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके मन में कोई खटास ना आए, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, तो ना कॉन्फ्लिक्ट्स होगा ना वायलेंस होगा, और जब वायलेंस वगैरह नहीं होगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। ठीक है, अब क्या कहता है, सो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? पहला तो हो गया कि इट रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, दूसरा कि इट्स अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर, सरकारें अपना काम ढंग से कर सकें, उनमें स्थिरता बनी रहे, इसलिए जरूरी है कि पावर को शेयर किया जाए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि इम्पोजिंग द विल ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर माइनॉरिटी कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए ध्यान से, कि कह रहा है कि अगर आप इंपोज कर देते हैं अपने विल को किस पे, माइनॉरिटी ग्रुप पे, मान लीजिए कोई मेजॉरिटी ग्रुप है, अगर वो अपनी इच्छा को जबरदस्ती थोप देता है माइनॉरिटी ग्रुप पर, तो उससे क्या होता है, इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। सेम केस हुआ श्रीलंका में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं श्रीलंका की, इधर सिंघाला और इधर तमिल्स, तो ये चूंकि मेजॉरिटी में थे 74% और ये सिर्फ 18% थे, तो इन्होंने क्या किया, अपने तरीके से शासन व्यवस्था को चलाया, सारे डिसीजन ऐसे लिए जो कि सिर्फ सिंघाला के फेवर में थे, ना कि तमिलियंस के फेवर में। समझिए बात। तो इस वजह से जो तमिल ग्रुप था ये खुद को एलिनेटेड फील करने लगे, खुद को बिल्कुल बाकी ग्रुप से अलग फील करने लगे, इनमें अलगाववाद की भावना आ गई, और फाइनली दोनों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। और यहां तक बात आ गई कि ये लोग अब सिंघाला के साथ रहने को राजी नहीं थे, इसलिए इन्होंने एक सेपरेट नेशन की बात की थी जिसका नाम था तमिल इलम। इन्होंने डिमांड कर दिया तमिल इलम के लिए, है ना। तो वही होता है कि अगर मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो अगर अपनी इच्छा माइनॉरिटी ग्रुप पर थोप देता है, या अपने तरीके से, वही मेजॉरिटरिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, अगर अपने तरीके से शासन चलाता है, तो ऐसे क्या होता है कि इसकी वजह से देश की एकता और अखंडता को खतरा पड़ता है, और कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स वायलेंस में चेंज हो जाते हैं, और अल्टीमेटली देश का बंटवारा भी हो सकता है, जो कि इंडिया के केस में देखने को मिला। ठीक है, सो टू मेंटेन नेशनल यूनिटी, तो पावर शेयरिंग किस लिए जरूरी है? थर्ड रीजन क्या है? टू मेंटेन नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता को बनाकर रखने के लिए भी जरूरी है पावर शेयरिंग। ठीक, नेक्स्ट रीजन क्या कहता है? इट रेस्पेक्ट्स डाइवर्सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट किया जाता है। दैट मीन्स जो अलग अलग कम्युनिटी के ग्रुप के लोग हैं या अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग हैं, उन सभी को एक्सेप्ट किया जाता है एज इट इज, जैसे वो हैं वैसे ही, और सभी को समान अधिकार दिए जाते हैं। डाइवर्सिटी का एक्सेप्ट करना मतलब उनको एकोमोडेट कर लेना, सभी के साथ अनुकूलन कर लेना, है ना। दैट मीन्स अलग अलग जो सोशल ग्रुप हैं उन सबको समान अधिकार देना, ताकि अलग अलग ग्रुप के लोग एक ही देश में एक साथ खुशी खुशी रह सकें। तो ये क्या करता है कि डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करता है। ठीक है, दैट मीन्स डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करता है।
और जहां डाइवर्सिटी एकोमोडेट हो जा रही है वहां पर कन्फ्लिक्ट्स बहुत कम होंगे, जैसा कि बेल्जियम के केस में हुआ था। ठीक है, वहां के लीडर्स ने, वहां की गवर्नमेंट ने वहां की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया था या उनको रेस्पेक्ट दिया था। ठीक है, यहां से चीज समझ में आ गई। तो ये था प्रूडेंशियल रीजन्स। दूसरा है मोरल रीजन्स। मोरल रीजन्स क्या है? ये ऐसे तर्क हैं जो लाभ या हानि पर बात नहीं करते। ये बताते हैं कि सत्ता का बंटवारा किसी डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग है उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है ना, ये उस पर जोर देते हैं कि सत्ता का जो बंटवारा है उसका आखिर महत्व क्या है किसी भी डेमोक्रेसी में। जैसे पहला रीजन क्या है इसका? अच्छा, हम लोगों ने मोरल वैल्यूज की क्लासेस की होंगी अपने लोअर क्लासेस में, वहां हम लोग बताया था मोरल वैल्यूज। बेसिकली ये ऐसे वैल्यूज होते हैं जो प्रॉफिट या लॉस नहीं देखते, है ना। ये ऐसे वैल्यूज हैं जो किसी अच्छे इंसान के अंदर होने ही चाहिए। ठीक है, बीइंग ह्यूमन हमारे अंदर कुछ मोरल वैल्यूज होने ही चाहिए, जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, काइंडनेस, दयालुपन, है ना। जिस इंसान के अंदर दया नहीं हो, जिस इंसान के अंदर ईमानदारी ना हो, वो एक अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि इसके अंदर ईमानदारी हो, जैसे मान लीजिए चोर है, दो चोर है और दोनों बहुत ईमानदार हैं पैसा बांटने में एक दूसरे के लिए, तो वो ईमानदार एक दूसरे के लिए है, वो अच्छे एक दूसरे के लिए है, सामाजिक रूप से वो अच्छे नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ऑनेस्टी है ना, तो किसी इंसान के लिए अगर ऑनेस्टी है तो बुरे इंसान के अंदर भी ऑनेस्टी हो सकती है, लेकिन एक अच्छा इंसान अच्छा तभी कहलाएगा जब उसके अंदर ऑनेस्टी होनी ही चाहिए। ठीक है, बुरे इंसान में ऑनेस्टी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर कोई अच्छा इंसान है तो उसे अच्छा कहलाने के लिए, अगर अच्छा होने के लिए ऑनेस्टी होनी ही चाहिए, काइंडनेस होना ही चाहिए। जैसे एक चोर है तो या कोई डाकू है तो उसे अपने बच्चों से मोह रहेगा, अपने बच्चों पर के प्रति दया भाव रहेगा, लेकिन दूसरे के बच्चों के प्रति उसका दया भाव नहीं रहेगा, दूसरे लोगों के प्रति उसका दया भाव नहीं रहेगा। तो वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए अच्छा है, अपने परिवार के लिए अच्छा है, और बाकी के लिए अच्छा नहीं है। तो मॉरल वैल्यूज की जब बात की जाती है, सामाजिक रूप से अच्छे होने की बात की जाती है, जो समाज के लिए अच्छा हो, ना कि किसी एक या दो व्यक्ति या अपने परिवार के लिए। तो मोरल रीजन्स में हम ऐसे रीजन की बात करते हैं जिसमें अपना नफा नुकसान नहीं देखा जाता। ये ऐसे वैल्यूज हैं जो किसी अच्छे इंसान में होने ही चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो ऑनेस्टी जो है, मान लीजिए एक बहुत ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है, ठीक, तो इसी पास कॉल आता है एक गुंडे का कि तुम मेरी बात मान लो, पैसे ले लो, रिश्वत ले लो, और रिश्वत नहीं लोगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। अब ये पुलिस ऑफिसर जो है वो चाहे तो आराम से पैसे ले लेगा, क्या दिक्कत है, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन इसकी जो मॉरलिटी है वो खत्म हो जाएगी, फिर जो ऑनेस्टी है वो खत्म हो जाएगी। तो यहां ये नहीं देख रहा कि ऑनेस्टी का क्या लाभ होगा या क्या नुकसान होगा, वो बस इसलिए ऑनेस्ट है क्योंकि इसे ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर अच्छा इंसान बनना है तो उसे ऑनेस्ट होना ही चाहिए। ठीक, यहां पर भी अगर बात करें पावर शेयरिंग में, तो पावर शेयरिंग में भी जो मोरल रीजन्स है वो ये बताता है कि अगर कहीं पर पावर शेयरिंग है, कहीं डेमोक्रेसी है, तो वहां पावर शेयरिंग होना ही चाहिए। और पावर शेयरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, दैट मीन्स ये नैतिक कारण है किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर। अगर किसी भी डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग नहीं है तो वहां डेमोक्रेसी नहीं है। तो देखते हैं मोरल रीजन्स में पहला क्या है, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी की आत्मा है, मैं इसी की बात कर रहा था। ये कहता है कि अगर कोई भी डेमोक्रेसी है, किसी देश में डेमोक्रेसी है, तो वहां पावर का शेयरिंग होना ही चाहिए। जिस तरह से एक शरीर बिना आत्मा के कुछ नहीं है, थोड़ा हाइपोथेटिकल बातें हो गई फिलॉसफी वाली, लेकिन हम लोग सुनते हैं अक्सर कि शरीर में आत्मा होती है और शरीर बिना आत्मा के कुछ नहीं। ठीक वैसे ही डेमोक्रेसी के साथ है, अगर डेमोक्रेसी में पावर शेयर ना किया जाए तो फिर वो डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल चाइना बात करता है कि यस वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, बट ऐसा नहीं है। चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, लोग वोट तो कर सकते हैं लेकिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, राइट टू चूज नहीं है, वो चुन नहीं सकते। तो जहां चुनने का अधिकार ही ना हो वहां डेमोक्रेसी कैसी, है ना। जहां पावर को शेयर ही ना किया जा रहा हो वहां यूनिलैटरल गवर्नमेंट है, वहां सारा पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है,
है ना। तो पावर तो शेयर किया ही नहीं गया। तो जहां डेमोक्रेसी हो और पावर शेयर किया ही ना जाए तो डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं है, वो बिना आत्मा वाले शरीर की तरह है, मतलब मृत शरीर है। तो वहां की डेमोक्रेसी भी मरी हुई डेमोक्रेसी है, वो किसी काम की डेमोक्रेसी है नहीं, बस नाम की डेमोक्रेसी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहली बात कि ये आत्मा है डेमोक्रेसी की, क्या, पावर शेयरिंग। बिना पावर शेयरिंग की डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। तो पहला मोरल रिलीजन में ये हो गया। सेकंड क्या कहता है कि पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोगों के पास अधिकार होना चाहिए कि वो किस तरह की शासन व्यवस्था चाहते हैं, उन पर किस तरह से रूल किया जाए, ये खुद कौन डिसाइड करे, लोग। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, देखिए बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल बाहुबली मूवी आप समय देखी होगी, बाहुबली, उसमें दो लोग थे मेजर किरदार में, एक था हमारा बाहुबली, दूसरा भल्लाल देव, है ना। अब जरा समझिए, और ये यहां पर आपकी महिष्मती की जनता, पीपल। अगर लोगों को यहां चुनने का अधिकार दिया जाए कि आप किसको राजा चुनना चाहते हैं, तो राजा, तो लोग इन दोनों में से किसी एक को चुनेंगे। तो यहां क्या किया जा रहा है, राइट टू बी कंसल्टेड। लोग को यह अधिकार दिया जा रहा है कि आप कंसल्ट कीजिए, विचार विमर्श कीजिए कि हाउ यू आर टू बी गवर्न, कि आप पर किस तरह से शासन व्यवस्था चलाई जाए, आप पर किस तरह से शासन किया जाए, इसका निर्णय भी आप खुद कीजिए। तो लोग अगर बाहुबली चुनते हैं, लेट बी, या लोग भल्लाल देव चुनते हैं, तो ये तो विचार विमर्श करने का अधिकार किसको दिया गया है, लोगों को। वो जिसकी शासन व्यवस्था चाहें चुन सकते हैं, चाहे वो बाहुबली का हो या भल्लाल देव का। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां लोगों के पास चुनने का अधिकार है। और डेमोक्रेसी में भी होता है, अलग अलग पार्टियां होती हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ठीक है, और आरजेडी है, ठीक, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो लोगों के पास क्या है, यहां पर राइट टू बी कंसल्टेड, उनके पास अधिकार है विचार विमर्श करने का या चुनने का कि हाउ दे आर टू बी गवर्न, कि उन पर कैसे शासन किया जाए। यहां लोगों पर शासन कौन करेगा, बाहुबली करेगा, बट लोग ही चुन रहे हैं कि उन पर शासन बाहुबली करे, या बाहुबली की शासन व्यवस्था के अंदर ही लोग रहना चाह रहे हैं। इसको चुन कौन रहा है, खुद लोग। वैसे ही यहां पर लोगों को अधिकार दिया जाता है चुनने का, कि आपको जिनकी भी शासन व्यवस्था चाहिए आप चुन सकते हैं, यह अधिकार है आपके पास, ठीक है। तो पावर शेयरिंग में ही होता है कि पावर्स को बांट दिया जाता है बिटवीन, जब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि लोग उनमें से चुन सकें कि हाउ दे आर टू बी गवर्नड। आई होप कि ये पॉइंट आप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। मतलब क्या कह रहा है समझिए, कि एक वैध सरकार वही है, वैध सरकार समझते हैं, जैसे मान लीजिए पहला वैध और अवैध, वैलिड एंड इनवैलिड समझ लीजिए। मान लीजिए आपके क्लासरूम में मॉनिटर का चुनाव हो रहा है, ठीक है, 3 कैंडिडेट है, ए बी सी, 50 बच्चे हैं आप लोग, कहा गया जिसका सबसे ज्यादा वोटिंग आएगा वो जीत जाएगा। जैसे मान लीजिए 30 वोट मिले, इसे 10 मिले और इसे भी 10 मिले, लेट भी, तो जो सबसे ज्यादा जिसको वोटिंग मिली वो जीत करके आ रहा है, तो क्या कहलाएगा, वैलिड कैंडिडेट, है ना, कि खुद लोगों ने इसे चुना है। लेकिन अगर ऐसा हो कि चुना कि जीत कर तो ये आए लेकिन चुन लिया जाए सी को, तो ये एक इनवैलिड कैंडिडेट कहलाएगा, राइट। तो क्या कह रहा है कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट या वैध सरकार, वैलिड सरकार वही है जहां जनता थ्रू पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन मतलब थ्रू वोटिंग, है ना, थ्रू वोटिंग, ये वोटिंग ही है जिसके थ्रू लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कहां पर, सिस्टम में, या कह लीजिए गवर्नमेंट में। मतलब एक वैध सरकार वही कहलाएगी जहां हर एक व्यक्ति खुद को शासन व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और हर व्यक्ति सरकार का अंग, खुद को सरकार का अंग समझे। ये कैसे संभव हो पाता है, ये संभव होता है थ्रू वोटिंग, ठीक है। जो शासन व्यवस्था है, जो सरकार है, लोग उसको लोग खुद को उसका अंग समझते हैं, उसका पार्ट समझते हैं। वाई? क्योंकि उन्होंने वोटिंग के थ्रू उनको चुना है,
ठीक है। तो एक अच्छी सरकार या एक वैध सरकार वही है जहां हर एक व्यक्ति, देश का हर एक व्यक्ति, हर समूह का व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति खुद को शासन व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ समझे, वो खुद को महसूस करे कि वो भी सिस्टम का या सरकार का एक अंग है, और ये पॉसिबल होता है थ्रू वोटिंग। ठीक है, तो ये थे इसके मोरल रीजंस। अब समझने वाली बात ये है कि क्वेश्चंस दोनों प्रकार से आ सकते हैं। एक है जिसमें पूछेगा कि राइट प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग, तो जब प्रूडेंशियल रीजन पूछे तो आपको ये आंसर देना है, और अगर मोरल रीजंस पूछे तो आपको सिर्फ ये वाला आंसर देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तब आपको दोनों रीजंस बताने हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। आई होप कि इसे मैं अच्छे से समझा पाया हूं आपको, और फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हर टॉपिक के बाद हमारा चलता है क्वेश्चन आंसर सेशन। तो ये टॉपिक खत्म हो गया, तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, तो कर लेते हैं इसको। क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। बहुत आसान है कि पावर शेयरिंग का स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है कुछ कुछ, तो उसको पढ़ना है, आपको बताना है कौन कौन से इसमें जो है वो सही स्टेटमेंट है, और फिर उसको चुनना है, यहाँ पे लिखना है, बताना है, आपको ऑप्शन चुनना है, फिर आपको यहाँ पर जो सही ऑप्शन है उसको चुनना है और आंसर देना है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो MCQ है, इसे बताना कि आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें बताना है कि पावर शेयरिंग का जो है वो असल कारण क्या है ना, पावर शेयरिंग का महत्व क्यों है, क्या कारण है कि पावर शेयरिंग होना चाहिए। तो रिड्यूसेस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, या प्रोवाइड्स एथनिक कल्चरल डेवलपमेंट, अलाउज पीपल टू एंजॉय स्पेसिफिक राइट्स, रेस्ट्रिक्ट्स सुपरमेसी ऑफ वन पार्टी। तो इसमें जो आपको बेस्ट ऑप्शन लग रहा है उसको चुनिए और फिर इसका आंसर बताइए। ठीक है, हो जाना चाहिए दोनों, कुछ काफी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट। वो बताना कि जो पावर शेयरिंग है वो किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का अभिन्न अंग है। वही सेम चीज डेमोक्रेसी, याद है, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी का आत्मा है। हाउ, आपको ये बताना है। ठीक है ना, तो इस स्टेटमेंट को बताना है आपको, वहां पर आप आंसर लिख सकते हैं, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये भी आपको बताना है। तो ये सारी क्वेश्चन हैं, आपको अच्छे से कर लेने हैं, उससे कीजिएगा। कुछ दिक्कत होगी तो जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद।